हेलो एवरीवन। मैं सीए सचिन गुप्ता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी के अंदर। अनअकैडमी में एट द मोमेंट मेरे दो बैचेस चल रहे हैं। एक रेगुलर कोर्स है जिसको हम फास्ट मोड में करवा रहे हैं, उसमें डेली क्लासेस लेते हैं एक्सेप्ट संडे। क्लास के डेज होते हैं मंडे टू सैटरडे और टाइमिंग होता है 5:30 टू 7। इस बैच के अंदर हमने अपनी कुछ क्लासेस ले ली हैं, बाकी क्लासेस बाकी हैं। पूरा सितंबर का मंथ वो क्लासेस चलेंगी। अभी रिसेंटली हमने एक ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया है। आप कह सकते हैं रिविजनल बैच है फॉर नवंबर 20 एग्जाम्स। उसको ध्यान में रखते हुए इस बैच को लॉन्च किया गया है। अभी 4-5 क्लासेस ही हुई हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट सारा कोर्स इसमें बाकी है। ये 17 अक्टूबर तक बैच चलेगा। आप प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है, आप इसके साथ साथ ग्रुप 1 ग्रुप 2 हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं ग्रुप 1 के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करा रहा हूँ, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर आप ऑप्ट करते हैं या मेरे थ्रू सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा SGCA। इस कोड को लेने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, और आप मेरे साथ साथ बाकी के जो 7 सब्जेक्ट हैं, जो टॉप एजुकेटर्स हैं, उनकी क्लासेस भी कर सकते हैं। हम लोग इन क्लासेस के अंदर टेस्ट भी लेते हैं। इन क्लासेस के अंदर हम लोग क्विज भी रखते हैं, और एक टेस्ट सीरीज हमने इनिशियल लॉन्च करी थी, वो भी कंडक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन क्लासेस को ज़रूर ऑप्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे। हम लोग आज आपके साथ क्या कर रहे हैं? आज हम आपके साथ मई 2020 का कॉस्ट अकाउंटिंग का आरटीपी डिस्कस करेंगे। इस आरटीपी के अंदर करीब करीब 12 क्वेश्चंस हैं और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्योंकि 1 घंटे के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने इसके लिए दो बेसिकली क्लास का प्रोविज़न किया है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। तो कुछ क्वेश्चंस हम अपने इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम अपने आने वाले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ आज एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। 12 क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि आज के सेशन में 5 से 6 तक क्वेश्चंस कर पाएँ। आइएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट होइए, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आरटीपी में मटेरियल कॉस्ट का। हम इसको आपके साथ करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक के कर रहे हैं, इंस्टेंटली इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन एम्प्लॉय से है, जिसको हम लेबर टॉपिक के नाम से बुलाते हैं। वो हम एक बार यहाँ पे चेक कर रहे हैं आपके साथ कि क्या गिवन है इसके अंदर। इसमें मैंने ये देखा था कि एक नया कॉन्सेप्ट पूछा गया है, अभी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट यूजिंग सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। ये जो मेथड है, ये पहली बार हमने आरटीपी के अंदर देखा। इवन आपके स्टडी मैट में भी मेथड नहीं है, बट आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप मेरे बगैर भी इस मेथड को कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके। अदरवाइज मैं तो आपको समझाऊंगा ही। क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द वर्कर 40 वर्कर लेफ्ट, 120 वर डिस्चार्ज, 350 वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑफ दिस 150 रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट, द रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेंशन स्कीम। ऐसी कुछ डिटेल दे रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने लेबर टर्नओवर बोला है। लेबर टर्नओवर को निकालने के लिए आमतौर पे 3 मेथड लगते हैं। एक सेपरेशन, आप जानते हैं, एक रिप्लेसमेंट, तीसरा फ्लक्स, और चौथा न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। हम इन मेथड को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइएगा ज़रा। सबसे पहले यहाँ पे हम दिसंबर क्लोजिंग 3790 दे रखा है, ओपनिंग जनवरी का है, तो इसके बेस पे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लेते हैं। तो आप देखिएगा 3600 प्लस 3790 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये 3695 आता है। अब कितने वर्कर सेपरेट हुए हैं? क्वेश्चन कहता है 40 वर्कर लेफ्ट है, 120 वर डिस्चार्ज। अगर हम देखें तो टोटल 160 वर्कर हमारे पास से अलग हो गए हैं। कुछ तो अपने आप छोड़ के चले गए, कुछ को हमने हटा दिया। तो अगर सेपरेशन मेथड के अंदर हम जाएंगे
तो सेपरेशन मेथड के अंदर 165 डिवाइडेड बाय 160 आएगा, 160 डिवाइडेड बाय 3695 इंटू 100। ये हमारे सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर आ जाएगी। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें हम देखते हैं कितने वर्कर हमने रिप्लेस करे हैं। क्वेश्चन कहता है हमने 350 वर्कर रिक्रूट करे हैं, ऑफ दीज 150 वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट। 350 में से 150 वर्कर पुरानों के बदले हैं, बच गए 200, वो इसलिए क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड हुआ होगा, लिखा भी है, एंड रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस एक्सपेंशन की। तो एक तरह से 150 क्या हो गए रिप्लेसमेंट, डिवाइड बाय 3695 इंटू 100, और फ्लक्स के अंदर हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर इंटू 100, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर इंटू 100। नेक्स्ट है न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। अब न्यू रिक्रूटमेंट के अंदर हम फॉर्मूला आपको बताते हैं क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल इंटू 100। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल इंटू 100। इस केस में जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो कितने हैं, आप क्वेश्चन के अंदर चेक कीजिए। न्यू रिक्रूटमेंट है 350 और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 3695 इंटू 100। न्यू रिक्रूटमेंट के अंदर आप सारे ले लें, चाहे वो पुरानों के बदले हो या एक्सपेंशन के हो, है तो सारे न्यू। तो न्यू रिक्रूटमेंट को एवरेज नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर एक अच्छा पॉइंट लगा, दिस इज अ गुड पॉइंट, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। आइएगा मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ओवरहेड टॉपिक से है। इस टॉपिक में मैं आपके साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करूंगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ABC Limited has 3 production department P1, P2, P3 and 2 service department S1, S2. Following data are extracted from the records of a company for the month of January 20. रेंट दे रखा है, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस। अदर इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, प्रोडक्शन आवर वर्क, एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S1, S2 आर रिपोर्शन एज अंडर। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आवर। इसका मतलब है ओवरहेड पर आवर फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमें हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड पर आवर निकालना है। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स विच इज प्रपोज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट P1, P2, P3 for 534 hours given that its direct material cost is 6250 and 3750। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको इसके वेज बताता हूँ कैसे, और थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आएगा यहाँ पे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 ये ओवरहेड का है। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले आप ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाएंगे। उस ओवरहेड एनालिसिस शीट के अंदर हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेंगे 3, P1, P2, P3, और सर्विस डिपार्टमेंट लेंगे 2, S1, S2। P1, P2, P3, S1, S2 ऐसे। अब क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट वेजेस। मैंने आपको बताया था 3 ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हम नहीं लेते, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट वेजेस, एक डायरेक्ट एक्सपेंस। आप देख सकते हैं डायरेक्ट वेजेस हमें हर डिपार्टमेंट का दे रखा है, P1, P2, P3, और साथ में S1, S2 का भी दे रखा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वेजेस सिर्फ S1 S2 का ही लेंगे। देखिएगा, डायरेक्ट वेजेस 187, 500 और 62, 500। अब आगे चलते हैं, हमें हॉर्स पावर दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मशीन, फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, प्रोडक्शन आवर। बेसिकली ये सब क्या है, बेसिस हैं एक्सपेंस को बांटने के। मैं यहाँ पे आपको थोड़े से हिंट्स दूंगा और बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा ज़रा। यहाँ पर है रेंट। रेंट हमें कितना दे रखा है, 6,25,000। रेंट को हम बांटेंगे एरिया की रेशो में। आप 6,25,000 को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो फ्लोर स्पेस यानी कि रेशो रहेगा 2,000, 2,500, 3,000, 2,500। रेंट को फ्लोर स्पेस के हिसाब से बांटेंगे। जो डिपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा है ऑब्वियसली उसका रेंट ज़्यादा लगेगा। अब रेंट के बाद हम आते हैं नेक्स्ट लाइटिंग पर। लाइटिंग का अमाउंट हमें दे रखा है 7,50,000। इसको लाइट पॉइंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लाइट पॉइंट का रेशियो क्या है, 10:15:20, 10:5। लाइटिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में बांटते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं जिस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वर्कर ज़्यादा हैं ऑब्वियसली वहाँ इनडायरेक्ट भी ज़्यादा होंगे। और इसकी रेशियो क्या बनेगी, 3,75,000, 2,50,000, 375, 187, 500, 62, 500। इस तरह से। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद नेक्स्ट है पावर। पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हॉर्स पावर की रेशियो में। तो आप ज़रा हॉर्स पावर देखिए कितना दे रखा है। हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज्ड 60, 30, 50, 10 और 0। इस रेशियो में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पावर के बाद नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन हमें दे रखा है 5 lakhs। 5 lakhs। डेप्रीसिएशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ मशीन। ज़रा देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs, 2.5, 2.5। डेप्रीसिएशन को इस तरह से डिवाइड कर दिया। डेप्रीसिएशन के बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट है 2 lakhs। तो इंश्योरेंस को भी सेम पैटर्न पे डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन 30 lakh, 40 lakhs, 50 lakhs, 2.5 lakhs, 2.5 lakhs। इस तरह से हम लोग इंश्योरेंस को भी डिवाइड कर चुके हैं। अब आपने देखा यहाँ पर हमने इन सब खर्चों को डिवाइड किया। यहाँ पर इसका टोटल लिख लेंगे। ये टोटल हमारा आ गया P1, P2, P3, S1, S2 का। इसके बाद अब हम रीअपोर्शन करेंगे। उसमें आपको दे रखा है किस तरह से एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे S1, S2 के। तो आप यहाँ पे 3 मेथड लगा सकते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और आखिरी जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड।
तो आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद आपका S1 S2 का वैल्यू आ जाएगा और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि सर्विस के जो खर्चे हैं वो तो ज़ीरो हो गए हैं और सिर्फ प्रोडक्शन के खर्चे बचे हैं। उनको जैसे ही आप R से डिवाइड करेंगे तो ओवरहेड्स पर आर आ जाएगा और आर्स कितने हैं देखिए 6225 4050 6225 4050 और लास्ट है 4100। जैसे आपने डिवाइड किया तो ओवरहेड्स पर आर निकल गए। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा तरीका है क्वेश्चन को करने का। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, determine the total cost of X which is proposed for manufacture in department P1, P2, P3 for 5, 3, 4 hours respectively given that direct material cost 6250, direct labor cost 3750। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ X निकालनी है। X को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है 6250, डायरेक्ट लेबर कितनी लगी है 3750, ओवरहेड्स 3 डिपार्टमेंट है P1, P2, P3, 5 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स इनटू रेट पर आवर हमें दे रखा है। जैसे ही हमें टोटल करते हैं टोटल कॉस्ट निकल आएगी। यहाँ से हम एक एक्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं। हमने डायरेक्ट वेजेस इसलिए नहीं लिया था क्योंकि डायरेक्ट वेजेस ना हम अलग से दिखाते हैं। अगर हम ओवरहेड्स के अंदर भी डायरेक्ट वेजेस ले लें तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा। मैं एक बार आपको इस सजेस्टेड का आंसर दिखाना चाहता हूँ। ये आंसर भी हमारे पास है, यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा। ये आंसर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस हमें यहाँ दे रखे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया टोटल एक्सपेंसेस आ गए हैं। अब सर्विस के खर्चों को ज़ीरो करना है और वो ज़ीरो करने के लिए कैसे इक्वेशन का यूज़ करते हैं मैं आपको एक बार यहीं पे समझाता हूँ। देखिएगा, 2 डिपार्टमेंट है S1, S2। S1 के एक्सपेंस है 646292 और इसका है 179625। हम क्या करते हैं, इसके एक्सपेंस X मानते हैं, इसके Y मानते हैं। अब क्वेश्चन कहता है S1 ने S2 को 10% सर्विस दी है, ये शुरू में दे रखा है 10% सर्विस दी है और इसने भी इसको 10% दी है। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएं तो कैसी बनेगी, 646292.10y इज इक्वल टू x, 179625.10x इक्वल्स टू y। अब आप देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई, x और y को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा ठीक से। मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमें दे रखा है। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी दे रखा है। प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस होते हैं पीछे फिगर्स अलग है, बाकी दिखने में क्वेश्चन एकदम इसी के जैसा है। स्टिल वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ 3 प्रोडक्ट लाइन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर द ईयर 1920। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका डिटेल हमें दे रखा है। रेवेन्यू यानी कि सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न। एक्चुअली सॉफ्ट ड्रिंक, ये वो सॉफ्ट ड्रिंक है जो आप देखते हैं दुकानों पे कांच की बोतल के अंदर आती है, उसमें वो ओपनर से खोलते हैं, खोलने के बाद आप उसको पी लेते हैं और बाद में बॉटल रख देते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर उन बॉटल को वापस भिजवाता है, फिर कंपनी से रिफिल होकर आती है। तो ये बॉटल रिटर्न की कॉस्ट है 60,000। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग, आइटम सोल्ड। आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो संडे का दिन मेरे लिए अगर आप माने तो सबसे बुरा दिन होता है। कारण संडे की सुबह सुबह पत्नी मेरे को जल्दी जगा देती है
कहती है आज संडे है, छुट्टी, आज कोई क्लास नहीं है, सबसे पहले तो घर की सफाई करो। भाई सब घर की सफाई करते हैं। उसके बाद हर संडे इतना लंबा चौड़ा पर्चा दे देती है, कह रही है जाओ और बाजार से राशन पानी लेकर आओ। भाई साहब यहाँ पे भी मेरी आफत खत्म नहीं होती। राशन पानी लाने के बाद कहती है जितने भी डब्बे हैं ना उसके अंदर डालो, चीनी चीनी के अंदर डालो, चावल चावल के डब्बे में डालो, दाल दाल के डब्बे में, और एक बात ध्यान रखना, जो डब्बा गंदा है वो धो के, और जो बाहर से गंदा उसको पहुंच के रखना, ऐसे ना रखना। देखिए जरा, ये संडे का मेरा शेड्यूल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बाजार से सामान लाने में मेरे को 2-3 घंटे लग जाते हैं और मेरे को डब्बों में डालने में उससे ज़्यादा समय लगता है। इसको बोलते हैं आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। इसका मतलब हम शेल्फ पे जब सामान रखते हैं, सजाते हैं, तो उसमें कितना समय लगता है। तो इस कंपनी में भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर आप जाते हैं तो आप सारी चीज़ें डिस्प्ले में देखते हैं, तो सामान को लगाने में टाइम भी तो लगता होगा, तो वो टाइम बता रहा है कितना लगता है। इसके बाद आइटम सोल्ड, कितने कितने आइटम इन्होंने बेचे हैं। क्वेश्चन कहता है बॉटल रिटर्न, इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है, ये क्या है। इसमें बॉटल्स को रिटर्न करते हैं और ये 60,000 है, सीधा सॉफ्ट ड्रिंक का है। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सीधा सॉफ्ट ड्रिंक का है। इस एक्टिविटी को ना प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी बोलेंगे, क्योंकि कोई ऐसी एक्टिविटी जो किसी एक प्रोडक्ट के लिए होती है उसको प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी बोलते हैं। ऑर्डरिंग, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स फॉर परचेज, परचेज ऑर्डर प्लेस करने की एक्टिविटी, ये टोटल एक्सपेंस है और इतने परचेज ऑर्डर प्लेस हुए हैं। डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ये गुड्स की डिलीवरी की गई है और रिसिप्ट। शेल्फ स्टॉकिंग, शेल्फ स्टॉकिंग में इतना टाइम लगा है। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट आइटम सोल्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग, ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं ये बैच लेवल एक्टिविटीज़ कहलाएंगी, क्योंकि ये हर यूनिट के लिए नहीं हो रही, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए हो रही है। और जो कस्टमर सपोर्ट है वो यूनिट लेवल एक्टिविटी है, क्योंकि वो सभी के लिए हो रही है। एक्चुअली एक्टिविटी 4 तरह की होती हैं, एक होती है यूनिट लेवल, एक प्रोडक्ट लेवल, एक बैच लेवल, एक फैसिलिटी लेवल। यहाँ पे फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी नहीं है। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी बेसिकली पूरी कंपनी के लिए लगती है, इट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जैसे प्लांट की सिक्योरिटी, प्लांट का मेंटेनेंस, ये फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ पे आप बॉटल रिटर्न को देखेंगे प्रोडक्ट लेवल, रेस्ट जो 3 है उसके बाद वो आएंगी बैच लेवल में, और जो कस्टमर सपोर्ट है लास्ट में वो यूनिट लेवल एक्टिविटी है। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम यूजिंग एबीसी। वैसे तो हमने देखा है ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर वो लोग ट्रेडिशनल एबीसी दोनों से पूछते हैं, बट इसने एबीसी से ही पूछा है। एनीवेज हम इसको निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइएगा ज़रा मेरे साथ। यहाँ पर हम लोगों को जैसे 4th नंबर क्वेश्चन करना है तो ऊपर लिख सकते हैं ऑपरेटिंग इनकम एज पर एबीसी, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड्स। ये सारे क्वेश्चंस अभी तक जो हमने करे हैं सारे हमारी बुक में ऑलरेडी हैं, जिस बुक से हम आपको पढ़ाते हैं। 39, 67, 500, 105, 3000, 60, 49, 500। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, 30 lakhs, 75 lakhs, 45 lakhs। ओवरहेड्स, एक एक करके सारे ओवरहेड्स ले लेंगे। सबसे पहला है बॉटल रिटर्न, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं, बॉटल रिटर्न सीधा इसी में जाएगा, 60,000। अब एक काम करते हैं, थोड़ा यहीं पे ना एक्टिविटी रेट निकाल लेते हैं। जैसे 7,80,000 दे रखा है, तो अब देखिएगा 7,80,000 डिवाइड बाई 1560, तो ये आ गया ₹500 पर परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट है 12,60,000 डिवाइड बाई 3150, ₹400 पर डिलीवरी। 8,64,000 डिवाइडेड बाई 8640, ये आ जाएगा ₹100 पर शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। 15,36,000 डिवाइड बाई 15,36,000,
₹1 पर आइटम सोल्ड, ₹1 पर आइटम सोल्ड। तो पर परचेज ऑर्डर, पर डिलीवरी, पर शेल्फ स्टॉकिंग, पर आइटम सोल्ड। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500 पर परचेज ऑर्डर। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए परचेज ऑर्डर कितने हैं अकॉर्डिंगली। तो मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट। uh, 360 इंटू 500, 840 इंटू 500, 360 इंटू 500। ये हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दी। ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखने के बाद डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट हमें दे रखी है ₹400 पर डिलीवरी, और नंबर ऑफ डिलीवरीज देखिए कितना है, 300 इंटू 400, 2190 इंटू 400, 660 इंटू 400। ये डिलीवरी कॉस्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है शेल्फ स्टॉकिंग। शेल्फ स्टॉकिंग, शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट हमें दे रखा है ₹100 पर शेल्फ स्टॉकिंग आवर। शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स कितने हैं, 540 इंटू 100, 5400 इंटू 100 और 27 इंटू 100 शेल्फ स्टॉकिंग। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट। ₹1 पर आइटम सोल्ड है, और आइटम सोल्ड है 126 इंटू 1, 11,04,000 इंटू 1, 306 इंटू 1। जैसे ये माइनस करेंगे यहाँ से प्रॉफिट निकल आएगा। आप देखेंगे जैसे माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाता है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ही निकालना था, ट्रेडिशन से इसने बोला नहीं है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आपने देखा। आइएगा आगे लेके चलते हैं। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का ये क्वेश्चन बताइए कुछ जाना पहचाना लगता है कि नहीं। अरे सर सेम लगता है, ये तो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है। हमने देखा था प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है लास्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, वो यही वाला है। बट स्टिल एक बार देखते हैं लिखा क्या है, उसके बाद आगे चलेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अर्नव मेटेलिका लिमिटेड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, पूरी कॉस्ट शीट नहीं बनानी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाने के लिए इन आइटम्स को फिट करना है। अब कैसे करेंगे मैं आपके साथ इन्वॉल्व होता हूँ, आप ज़रा मेरी बात सुनिएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताता हूँ, कुछ बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी वो भी सिखा दूंगा। देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं, परचेज प्लस करते हैं, क्लोजिंग माइनस कर देते हैं। अगर कोई मटेरियल का स्क्रैप है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रेट कार्टेज और इनकमिंग मटेरियल इनवर्ट्स प्लस करते हैं। डायरेक्ट वेजेस अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तब भी प्लस कर दिया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई रॉयल्टी है या स्पेसिफिक एक्सपेंस है वो लिया जाता है, इससे प्राइम कॉस्ट आ जाती है। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड प्लस किया जाता है। जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करते हैं आंसर आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हैं, आंसर आता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड कर दी, R&D कॉस्ट ऐड कर दी। बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है एडमिन ओवरहेड्स, हम कौन सा लें। यहाँ पे एडमिन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन आते हैं, इसके साथ साथ हम यहाँ पे प्लस करते हैं प्राइमरी पैकिंग और माइनस करते हैं स्क्रैप सेल। अब जो आंसर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स
माइनस करते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस किया, आंसर आ गया कॉक्स। एडमिन ओवरहेड जनरल प्लस करते हैं यानी कि रिलेटिंग टू सेल्स, प्लस सेलिंग ओवरहेड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें प्रॉफिट प्लस कर दिया, सेल्स आ गया। प्रॉफिट प्लस करते ही सेल्स। मैं आपको पूरा फॉर्मेट एक बार दिखाना चाहता हूं, देखिएगा जरा। देखिएगा, आई होप आपने फॉर्मेट हमारा देख लिया होगा। मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा। इस फॉर्मेट के अंदर हम कुछ फिगर्स को फिल करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ओवरहेड है। सबसे पहला रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये फैक्ट्री ओवरहेड है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में लगी होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम प्लांट एंड मशीनरी का, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, ये भी डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। डायरेक्ट वेजेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। क्वालिटी कंट्रोल अलग से दे रखी है, R&D अलग से दे रखी है। एडमिन ओवरहेड्स, ये प्रोडक्शन के हैं, जनरल के हैं। अमाउंट रिलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप नहीं है, ये प्रोडक्शन के दौरान अराइज हुआ है। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये प्राइमरी पैकिंग के नाम से बुलाया जाएगा। सैलरी पेड टू टेक्निकल डायरेक्टर, ये एडमिन ओवरहेड्स जनरल के अंदर आएगा। एक्चुअली टेक्निकल डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में IT से रिलेटेड सारा काम देखता है, तो इसकी जो सैलरी है वो होती तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, बट इसको रिलेटिंग टू प्रोडक्शन नहीं डालेंगे, इसको जनरल में डालेंगे, यानी कि ऑफिस और शोरूम के जो खर्चे होते हैं उनसे कनेक्टेड। IT का जो काम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो काम है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं आता, वो बेसिकली वेबसाइट मेंटेनेंस से रिलेटेड या और जो कंप्यूटराइज इनिशिएटिव्स होते हैं उसके लिए होता है, तो इसको हम जनरल के अंदर कवर करते हैं। अब फटाफट से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है 64 लैक्स, उसमें ओपनिंग प्लस करेंगे और क्लोजिंग माइनस करेंगे, कितना आता है 62,42,000। 62,42,000। डायरेक्ट वेजेस 23,20,000 डैश, दोनों का टोटल करते हैं, कितना आता है 85,62। फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करना है। मेरे को यहाँ पे दो फैक्ट्री ओवरहेड दिखते हैं, एक 980,500 और दूसरा 96,000। अगर टोटल करते तो 1076,500 आता है। तो देखिएगा ज़रा, 1076,500 टोटल किया 85,62,000 प्लस 1076,500 96,38,500। अब फटाफट से यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को पकड़ो, 4,06,000 और क्लोजिंग है 602,100, 96,38,500 प्लस 406 माइनस 602,100,
944,24,00. Quality control cost 86,000. R&D cost 92,600. Admin overheads relating to production 9 लाख. Primary packing 10,200. Scrap generated 9,200. That's all. ये क्वेश्चन हमें यहीं तक करना था, इसके आगे बढ़ना ही नहीं है. क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा था, तो बाकी के जो आइटम कवर नहीं हो पाए उसको हम लेफ्ट छोड़ देंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो आइटम आगे की कॉस्ट शीट में आएंगे. तो क्वेश्चन ने हमें बोला आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बना के दिखा दीजिए, तो आप देख सकते हैं मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक इस कॉस्ट शीट को बना दिया है. आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. मैं एक बार इनका प्रेजेंटेशन आपको और आंसर में दिखा देता हूँ. देख सकते हैं यहाँ पर ठीक. आइएगा, अब पीछे लेके चलता हूँ. इसमें एक क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का. मैं एक्चुअली पहले वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसका रीज़न है, वो क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का दिखने में, लेकिन पूरा का पूरा वो क्वेश्चन ना कॉस्ट शीट के ऊपर बेस्ड है. सो एक बार आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, यू विल रियली लाइक इट. इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये. देखिएगा ज़रा, थोड़ा डिफरेंट है ये. A Limited manufactures and sells its product R9. The following figure have been collected from cost record for the last year product R9. ये लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं R9. डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डायरेक्ट लेबर गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में उनका फिक्स्ड अमाउंट भी दे रखा है. लास्ट ईयर 5,000 यूनिट्स वर सोल्ड एट 185. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द फॉलोइंग. एक तो ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, प्रॉफिट अर्नड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट. इफ सेल्स आर 10% इतना. अज्यूम एडमिन ओवरहेड इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटी. ओके, अब ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है. अब कैसे सॉल्व करें? अब देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 30% है, वेजेस 15% है, फैक्ट्री ओवरहेड 10% है. तो क्यों ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्स माना जाए. आइए एक बार ट्राई करते हैं, आपको पीछे लेके चलते हैं उसी फॉर्मेट के अंदर. ये रहा, इसके पैरेलल लिख देते हैं क्वेश्चन 11 और यहाँ लिखते हैं लेट कॉक्स इज इक्वल टू एक्स. डायरेक्ट मटेरियल 30% था, यानी कि 0.30. डायरेक्ट लेबर 15% था, 0.45x. फैक्ट्री ओवरहेड 10% था, 0.55x. और फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 0.55x. यहाँ तक तो ठीक है. आइए पीछे लेके चलता हूँ क्वेश्चन में दोबारा से. देखिएगा, 30, 15, 10. इसके बाद एडमिन ओवरहेड है 2%. अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में 2,30,000 फिक्स भी है, सॉरी वो भी लिख देता हूँ. 2,30,000 फिक्स्ड है, 2,30,000 फिक्स्ड है. और एडमिन ओवरहेड है 2% और 71,000 फिक्स्ड है. आइएगा लेके चलते हैं आपको इधर की तरफ पीछे. फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड है 2,30,000. $2,30,000 और एडमिन ओवरहेड है 2%, 0.02x और 71,000 फिक्स्ड है. ना प्राइमरी पैकिंग ना स्क्रैप सेल. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 0.57x प्लस 3,01,000. 2,30,000 प्लस 71,000, 3,01,000. इसके बाद ना ओपनिंग ना क्लोजिंग. कॉक्स को हमने एक्स माना था, कॉक्स को हमने एक्स माना था.
इसका मतलब 0.57x प्लस 3,01,000 x के बराबर है। तो x कितना, देखिए 0.57x प्लस 3,01,000 इज इक्वल्स टू x। ये आ जाएगा 0.57x $3,01,000 इज इक्वल्स टू x माइनस 0.57x। तो x कितना 7 lakhs। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 7 lakhs। अब आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन कहता है जो सेलिंग ओवरहेड है वो 4% कॉस्ट ऑफ सेल का है प्लस 68,000 और सेल्स है 5,000 इंटू 185। 5,000 इंटू 185 होता है 9,25,000 और सेलिंग ओवरहेड है 4% कॉस्ट ऑफ सेल का और 68,000। आइए कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ। सेलिंग ओवरहेड कितना था 4%, यानी कि 0.04y प्लस 68,000 और सेल्स है 9,25,000। इससे आपको सेलिंग ओवरहेड की फिगर भी मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी देखते हैं। 7 लाख 0.04y 68,000 is equals to y। 7 lakh 68,000 divided by 0.96, y आ जाएगा 8 lakhs। प्रॉफिट आ गया 1,25,000। अब तो आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने आपको सारी मिसिंग फिगर्स निकाल के यहाँ पे दे दी हैं। एवरी कैलकुलेशन यू कैन डू योर सेल्फ। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। एक बार फिर भी देखते हैं आगे चल के रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए क्वेश्चन कहता है ब्रेक इवन सेल इन रुपीस बताइए। आप फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी ये 3 है और पीवी रेशियो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वो आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैंने 1,25,000 निकाल दिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन सेल आपकी ऊपर से आ जाएगी और एक्चुअल सेल 9,25 है, यहाँ से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इफ सेल वर 10% लेस देन द एक्चुअल सेल्स, अगर सेल 10% कम है तो प्रॉफिट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगी, अकॉर्डिंगली आंसर निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये इक्वेशन लगा दीजिएगा, सेल इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब पीवी रेशियो तो आपकी जो है वो वही रहेगी, सेल का अमाउंट बदल जाएगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। आई होप आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके अंदर बस मेरे को ऐसा लगता था कॉस्ट शीट ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्टिंग कम है। अब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, मैं आपको आगे लेके चलूँगा, देखिएगा ज़रा। लगे हाथ एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि ये भी जस्ट लाइक कॉस्ट शीट ही है, जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा ज़रा, ये भी हमारी बुक का क्वेश्चन है, जॉब एंड बैच का। क्वेश्चन क्या है देखें। अ फैक्ट्री यूजेस जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड इतना। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग, एडमिन, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रॉफिट। प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट इंडिकेटिंग प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स वैल्यू। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में फिगर्स डाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बट अगर आप चाहें तो फॉर्मेट को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट ईयर in 1920 the factory received an order for the job. It is estimated that direct material required will be 480, direct wages this much. Determine what should be the price for the job if factory intends to earn same rate of profit on sales, assuming that selling overhead had gone up by 15%. Factory overhead is recovered as a percentage of direct wages while overhead as a percentage of cost of production based on cost rate prevailing in the previous year. मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती दिखती है। ये पता है ईयर लॉजिकली 2019 होना चाहिए,
डेटा 18-19 का दे रखा है और नीचे एक ऑर्डर 19-20 का आया है, तभी 19-20 की कैलकुलेशन करते हुए हम प्रीवियस ईयर के रेट्स को कंसिडर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, देखिएगा ज़रा। यहाँ पे एक छोटी सी जॉब कॉस्ट शीट मैं आपके लिए बना के देता हूँ। जॉब कॉस्ट शीट, उसमें पहले हम ले लेते हैं 18-19 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट। 18 लाख प्लस 15 लाख 33 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 9 लाख 42। फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड 840। 50-40 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग ओवरहेड 10-50। कॉस्ट ऑफ सेल्स 60.9। प्रॉफिट 1280। सेल्स आ जाएगी 73.08। ये हमारा सेल्स का अमाउंट आ गया। अब हमें आना है यहाँ पर 1920। 1920 के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 480। डायरेक्ट लेबर 3 लाख 780। बस इतना ही दे रखा है। अब बाकी चीज़ें हमें निकालनी है। क्वेश्चन ने बोला है जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस से लिंक करना है। तो आप मेरे को ये बताएं जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट है। तो इसके लिए पहले आप अपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट वेजेस लिखिए 9 लाख। अब उसको नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पहले फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए 9 लाख, उसको डायरेक्ट वेजेस से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आता है 60%। आपका आंसर आता है 60%। तो एक तरह से हम ये कहेंगे 60% 1.8 लाख। तो 7.8 प्लस 1.8 9.6। बाकी जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको फैक्ट्री कॉस्ट से लिंक करना है। बाकी जितने भी ओवरहेड है हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। अदर ओवरहेड, सॉरी, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस से, अदर ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं लेके चलता हूँ आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो एडमिन ओवरहेड्स हैं इसको भी और सेलिंग को भी। तो एडमिन ओवरहेड्स कितना है? 8.4 डिवाइड बाय 50.4 16.66। एक मिनट में एक बार इसका आंसर देखता हूँ। मैंने एक्चुअली पीछे क्वेश्चन देखा है, ये इन्होंने गलत लिख रखा है, तभी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये करेक्शन है। अदर ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट।
अदर ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट से रिकवर करना है। तभी तो मेरे को डाउट हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आप ये गलत है, एडमिन ओवरहेड को इससे रिलेट करेंगे। तो 8,40,000 42 लाख का 20% है, तो आप यहाँ पर 960 का 20% निकाल दें, 192, 11.52। सेलिंग ओवरहेड भी फैक्ट्री कॉस्ट का कितने परसेंट है वो देखिए, 10.5 डिवाइडेड बाई 42, 25% है, बट उसमें 15% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले इसका 25% निकालिए, 9.6 का 25%, 2,40,000, अब 15% इंक्रीज कर दीजिए, 2.76। तो पहले तो सेम 25% निकाल देंगे, जब वो 25% निकल जाएगा उसमें 15% इंक्रीज कर देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 11.52 प्लस 2.76, 14.28। और प्रॉफिट सेम परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स का कितने परसेंट है वो देखिए, 73, 12.18 डिवाइडेड बाय 73.08, सेल का 16.66 है, तो 1/6 हो गया ना सेल का, तो कॉस्ट का होगा 1/5, इसका 1/5 प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे आप 1/5 प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को हमें करना था। आई होप आपने समझ लिया होगा इस चीज़ को। सो दिस इज द क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। अब एक कॉस्ट कंट्रोल का क्वेश्चन है, मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारी जो बुक आपको देते हैं, जिन नोट्स में से पढ़ाते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन वो यही वाला है। फिगर्स का बदलाव है, अदर थिंग्स सेम है। मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। आपको स्टोर्स, WIP, फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कॉस्ट लेजर, इन सब के बैलेंसेस दे रखे हैं। ये आपने मान लीजिए अकाउंट ओपन करके पोस्ट कर दिए। अब आगे देखिए, इनको आपको पोस्ट करना है। मैं इनकी एंट्रीज आपको बता सकता हूँ, पोस्टिंग का काम आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहला है फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। इसका मतलब है इतने रुपए का सामान तैयार हो गया है। इतने रुपए का सामान तैयार हो गया है। सामान तैयार कहां पर होता है? सामान तैयार होता है फैक्ट्री में, और जाता कहां पर है? वेयर हाउस में। तो एंट्री होगी फिनिश गुड्स टू WIP, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड इनकर की एंट्री क्या होगी? फैक्ट्री ओवरहेड टू CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। रॉ मटेरियल परचेस, जब भी रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो वो स्टोर में इन होगा, स्टोर के अंदर आएगा रॉ मटेरियल, स्टोर के अंदर आता है रॉ मटेरियल, तो स्टोर तो हो जाएगा डेबिट टू CLC। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेजेस, इसकी दो एंट्री करेंगे, एक तो पेड की करेंगे वेज कंट्रोल टू CLC, और दूसरा ड्यू करेंगे WIP टू वेज कंट्रोल। इनडायरेक्ट लेबर पहले तो पे कर देते हैं वेज कंट्रोल टू CLC, अब ड्यू कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड टू वेज कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारा सामान वेयर हाउस से निकला, शोरूम में बिकने के लिए आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। मटीरियल इशूड टू प्रोडक्शन, स्टोर से सामान आया फैक्ट्री के अंदर WIP में। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, ये हमने सामान वापस कर दिया, तो एंट्री कहाँ पर होगी? फिनिश गुड्स में, बट ये एट कॉस्ट है, तो फिनिश गुड्स में एंटर होगा और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस कर दिया, ऑफिस के अंदर आया टू स्टोर्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, चार्ज का मतलब होता है रिकवर, और प्रोडक्शन का मतलब होता है WIP, तो इसकी एंट्री होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। अब मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स का अमाउंट नहीं दे रखा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस ना कॉस्ट P&L में जाएगा, और जितना बैलेंस जाएगा ना वही सेल्स का अमाउंट होगा। और यहाँ पर आप सेल्स की एंट्री क्या करेंगे, सुनिएगा ज़रा।
सेल्स हमेशा कॉस्ट पीएल में क्रेडिट होती है और ऑफिस को हम सामान बेचेंगे, तो सीएलसी टू कॉस्ट पीएल। तो आप एक बात समझिएगा, जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाएंगे, यहाँ पे फिनिश गुड से सामान आएगा, कुछ रिटर्न हो जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगी जो कॉस्ट पीएल में जाएगी। आप कॉस्ट पीएल में ये दिखाएंगे और एग्जैक्टली ये वाला अमाउंट सेल भी बनेगा जो सीएलसी में जाएगा। सारे अकाउंट जिनके ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं उनके क्लोजिंग निकलेंगे, बस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का नहीं निकलेगा। उसमें अंडर रिकवरी आएगी, उसको कॉस्ट पिंडल से बंद कर देंगे और लास्ट में कॉस्ट पिंडल को सीएलसी से क्लोज करते हैं। लास्ट में कॉस्ट पिंडल को सीएलसी से क्लोज करते हैं। ये इसका तरीका था। हम अपने आज के सेशन में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, रेस्ट हमारा अदर पार्ट है, आपको मालूम है। तो 2 पार्ट्स के अंदर हमने आपको ये डिस्कस करवाना है आरटीपी मे 2020 का। तो इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। चलते चलते मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारा अन अकेडमी में इंटरमीडिएट लेवल पर सीएमए के 2 बैचेस चल रहे हैं। एक रेगुलर कोर्स, अभी सितंबर पूरा वो मंथ क्लासेस चलेंगी इवनिंग में 5:30 to 7। एक हमने रिवीजन बैच शुरू करा है ब्रह्मास्त्र, जो 8 सब्जेक्ट का है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जिसके अंदर ग्रुप 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं ले रहा हूँ और बाकी 7 टॉप एजुकेटर्स इन्वॉल्व हैं अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर। वो मेरे सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती है वो इवनिंग में होती है 7:30 to 9। उसमें हम आपको स्टडी मटेरियल को बेस रखते हुए पढ़ाते हैं और 5 सारे पेपर्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर दिस, और आपको बहुत बेहतरीन ढंग से वो टॉपिक रिवाइज कराने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए उस बैच के अंदर। उसका 7:30 to 9 मंडे टू सैटरडे क्लास टाइम होता है। संडे उसमें क्लासेस नहीं देते, संडे में आपको रिवाइज करने के लिए छुट्टी देते हैं। ये बैच हमारा अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, 17 अक्टूबर तक ये चलेगा। तो सोचिए अभी तो 1.5 महीना बाकी है, उसमें हम आपको कितना कुछ रिवाइज कराने वाले हैं। घर पे बैठ के तो आप इतना पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर एक फिक्स टाइम शेड्यूल दे दिया जाए तो ऑब्वियसली उसके अंदर आप पढ़ते हैं और चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।